हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 9 जुलाई के नाम से आपके स्क्रीन पे है, जिसे हम बारी बारी से प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो पोर्शन होता है उसे लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम परीक्षा में कर ही लेंगे प्रश्न को, लेकिन वही जब फाइनल रिजल्ट आता है तो 2-4 नंबरों से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो उस समय आपको अफसोस होता है कि काश मैं करंट अफेयर डेली अगर आधा घंटा 1 घंटा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रोज़ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन जो उस दिन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके समक्ष लाते हैं और आपसे चर्चा करते हैं, जो बड़ी ही आसानी के साथ बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप 20 से 25 मिनट के सेशन में इन सारे प्रश्नों को समझ लेते हो और आपको दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की ओर। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ इसकी शुरुआत करते हैं, अपना एक मोराल बूस्टअप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है आपके स्क्रीन पे। सफलता का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सफलता और असफलता की जो चीज़ें हैं, तो आपको सफलता और असफलता के बारे में ज़्यादा अन्वेषण करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और एक सही मार्गदर्शन में और सही दिशा में अनवरत रूप से प्रयास करते रहिए, काफ़ी कठोर मेहनत करते रहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के दौर में अगर हम प्रतिस्पर्धा की बात करें तो ये काफ़ी गलाकाट प्रतिस्पर्धा का दौर है और इसमें एक से एक जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो सभी मेहनती होते हैं। और चूंकि वैकेंसियां कम आती हैं, इसलिए कम सीटों के लिए लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इस परिस्थिति में आपको कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, बिना फल की चिंता किए हुए। और जैसा कि आपके मन में अगर ये विचार आता है कि जब सही समय आएगा तब मैं प्रयास करूंगा, तो इस तरह का विचार बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखे, उसे तत्काल ही त्याग दे। क्योंकि समय हमेशा एक ही जैसा होता है, सिर्फ आपके मन पे ये डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कब आप उसके लिए तैयार हो और उसके लिए पहला कदम आप बढ़ा देते हो। तो फ्रेंड्स, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए आपको हमेशा एक नियत रूप से कंटिन्यूअस निरंतरता के साथ आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है और एक न एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि जब आप ईमानदार होके प्रयास करते रहोगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की ओर, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये ऑबिचुअरी सेक्शन से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं और ये हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स ऑबिचुअरी सेक्शंस के अंतर्गत आपके पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके वनडे एग्जाम्स में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला ऑप्शन है जयराम ठाकुर, दूसरा वीरभद्र सिंह, तीसरा शांता कुमार और चौथा प्रेम कुमार धूमल। तो फ्रेंड्स, मैं बिना समय गंवाए आपको कम समय में प्रश्नों को चर्चा करता हूँ, डिस्कशन करते हैं हम लोग मिलके। तो आपको आंसर बता देता हूँ मैं। इसका सही जवाब है वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनका 87 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। और अगर हम बात करें वीरभद्र सिंह की करियर की, तो इनका जो राजनीतिक करियर था, राजनीतिक सफ़र था, ये काफ़ी लंबा रहा है। वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वीरभद्र सिंह 1983 से 90 तक, फिर 1993 से 98 तक, फिर 1998 से 2003 तक और फिर 2003 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना लंबा कार्यकाल इनका रहा है
और ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व के ये धनी थे और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 6 बार अपनी सेवाएं दी थी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें ऐसे पर्सनालिटी की जिनका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है और काफ़ी अनुभवों से भरा रहा है। और अगर हम वीरभद्र सिंह के जन्म की बात करें, जन्म स्थान की बात करें, तो इनका जन्म 23 जून 1934 को बुसहर रियासत के राजा पदम सिंह के घर में हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह का जो ताल्लुक था वो राजा परिवार से था और राजा पदम सिंह के घर में इनका जन्म हुआ था 1934 में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये पर्सनालिटी के अंतर्गत भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ऑबिचुअरी सेक्शंस के अंतर्गत भी, निधन वाले जो सेक्शंस होते हैं उसके अंतर्गत भी ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि आप सबको पता है कि मंत्रिमंडल में सफलिंग हुआ है, तो इसमें अभी नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वो किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा अमित शाह, तीसरा रविशंकर प्रसाद और चौथा सुशील मोदी। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के रूप में नया कार्यभार उन्हें दिया गया है। और 7 जुलाई को अभी हाल ही की घटना है, इसमें नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो कैबिनेट है उस मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया और धर्मेंद्र प्रधान जो पहले से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय का पदभार संभाल रहे थे, उन्हें अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। और इन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक जो इनसे पहले शिक्षा मंत्री थे उनका स्थान इन्होंने लिया है। और निशंक ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वे पिछले मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। जो अभी जैसे मंत्रिमंडल में आपने देखा कि सफलिंग हुई है, फेरबदल हुआ है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके आपके पीसीएस एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अपने स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा एक नए मंत्रालय की गठन की गई है। तो चलिए हम पता करते हैं वो कौन सा मंत्रालय है। ऑप्शन है आपके सामने। पहला स्वरोजगार मंत्रालय, दूसरा संप्रभुता मंत्रालय, तीसरा सहकारिता मंत्रालय और चौथा निदान मंत्रालय। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय को हाल ही में एक नया मंत्रालय के रूप में गठन किया गया है जो स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो सहकारिता मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसे हाल ही में गठन किया गया है और इस सहकारिता मंत्रालय के द्वारा देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा और यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले एक सच्चे जनभागीदार आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। और इसी घटनाक्रम में हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने की घोषणा अपने बजट सत्र में उन्होंने किया था और उसी को एक मूर्त रूप देने के लिए अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जिससे स्वदेशी जो उद्योग हैं, स्वदेशी जो उद्यम है, उनको बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एक नया मंत्रालय का गठन हुआ है और इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम्स हो या फिर वनडे का एग्जाम्स हो, तो आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि किरेन रिजिजू जी खेल मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन अभी जो हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है, इसका एक्सटेंशन किया गया है, उसमें इनके जगह पे, रिजिजू जी के जगह पे नया खेल मंत्री किसे बनाया गया है, ये हमारा प्रश्न है। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया और चौथा अनुराग ठाकुर। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को नई जिम्मेदारी दी गई है खेल मंत्री के रूप में।
और इन्हें किरण रिजिजू के जगह पे अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया है। और अनुराग ठाकुर के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और खेल मंत्रालय के साथ उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी सब आपको पता है कि जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो 23 जुलाई से होना संभावित है, जो टोक्यो में खेला जाएगा, आयोजन किया जाएगा, तो टोक्यो ओलंपिक के ठीक 16 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव किया और टोक्यो ओलंपिक इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के खेल के प्रतिस्पर्धाओं को उसमें शामिल किया जाता है। और भारत की ओर से अगर हम बात करें तो भारत की ओर से 18 खेलों में 124 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है इस वर्ष के ओलंपिक के लिए। और आपको बता दें कि ये जो टोक्यो ओलंपिक, जो जापान का राजधानी है टोक्यो, वहाँ पे इसे आयोजित किया जा रहा है। ये 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे 21 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि जो मंत्रालय में अभी फेरबदल हुआ है तो उसमें नया खेल मंत्री किसे बनाया गया है, तो आपको याद रखना है अनुराग ठाकुर को। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व जूनोस दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा 12 मार्च, तीसरा 6 जुलाई और चौथा 20 मई। तो इसका सही आंसर है 6 जुलाई। 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और यहाँ पे हम बात करें, जूनोस एक मतलब संक्रामक रोग से संबंधित है। अगर हम बात करें तो 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। ये संक्रामक रोगों से संबंधित है। तो जूनोस संक्रामक रोग जिससे फैलते हैं, इनमें आप सभी जानते हैं कि संक्रामक रोग जो है वो वायरस से फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं और पैरासाइट्स यानी परजीवी से फैलते हैं, जो जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है। और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाद्य जनित वस्तुओं की वजह से उनके द्वारा इस तरह के रोग फैलने की संभावना बनी रहती है। तो इस दिन की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पाश्चर, ये एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेबीज वायरस के खिलाफ पहले टीके का सफल परीक्षण किया था, सफलतापूर्वक उन्होंने। तो ये जो लुई पाश्चर ने रेबीज वायरस का जो टीका बनाया था, तो लुई पाश्चर के बारे में आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा अपने स्कूलिंग्स में कि रेबीज के वायरस के लिए जो पहला टीका बनाया था वो लुई पाश्चर ने बनाया था। और ये जो रेबीज वायरस है ये एक जूनोटिक बीमारी है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों के लिए, संक्रामक रोगों के लिए हमें जागरूकता फैलाने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए और इस दिवस को एक विशेष रूप से मनाया जाता है कि लोगों में जागरूकता फैले कि हम इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें कि जो वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी हैं ये जानवरों से मनुष्य में फैल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे रेबीज़ वायरस की, तो ये कुत्ते के काटे जाने से ये रेबीज़ वायरस हमारे शरीर में संक्रमित होता है। तो हमें इन सब चीज़ों के प्रति आगाह रहना होगा और पहले से तैयारी करनी होगी। अगर कोई खाद्य पदार्थ ही है तो उसके खाने से भी ये जो संक्रामक रोग हैं ये फैलते हैं, या फिर किसी वायरस से, बैक्टीरिया से और परजीवी से, जिसे पैरासाइट आप लोग जानते हैं, उससे जानवरों के द्वारा मनुष्य में फैलने की संभावना बनी रहती है। तो इसी जूनोटिक रोग के बारे में एक जागरूकता बढ़ाने के लिए हम 6 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जूनोस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि सूचना क्रांति के युग में आप देखेंगे कि सभी सुविधाएं आपके मोबाइल स्क्रीन में ही, एक मोबाइल से आप हर तरह की सुविधा उठा सकते हो, लाभ उठा सकते हो और हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे मछली पालकों के जो किसान होते हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए कि उसमें उन्हें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, मोबाइल ऐप। उसका क्या नाम है ये हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है त्रिवेणी, दूसरा मनु, तीसरा सप्तर्षि और चौथा मत्स्य। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है मत्स्य। मत्स्य नामक ऐप को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है मछली पालकों के लिए, जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के द्वारा
मत्स्य सेतु को लॉन्च किया गया है। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी दी जाएगी। और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। और हम मत्स्य सेतु ऐप की अगर हम बात करें तो इसमें प्रजातिवार और विषयवार स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्रियां उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, इसके माध्यम से जो भी जल से रिलेटेड अगर किसी भी चीज़, अगर हम मत्स्य पालन की बात करें या फिर अन्य चीज़ों को जो जल जनित, जल कृषक जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें जल की भूमिका होती है, तो उनको जागरूक करने के लिए, उनको नई नई तकनीकी से अवगत कराने के लिए और जो भी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए उससे उन्हें शिक्षित करने के लिए इस तरह के ऐप का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है मत्स्य ऐप। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है जो आपके पीसीएस एग्जाम्स के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव होता है, दूसरा इनएक्टिव होता है, सुसुप्त होता है और सक्रिय होता है। तो फिलीपींस का जो एरिया है, अगर हम बात करें तो फिलीपींस का जो एरिया है वहाँ पे आप देखोगे तो ज्वालामुखी की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में मिलती है। तो वहाँ पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो वो कौन सा ज्वालामुखी है जिसे हाल ही में उसमें विस्फोट होने की संभावना का जिक्र किया गया है? वो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला ऑप्शन है मायोन, दूसरा ताल, तीसरा पार्कर और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है ताल। ताल ज्वालामुखी के बारे में ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि ये किसी समय इसमें विस्फोट हो सकता है। तो फिलीपींस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन उच्चतम स्तर है, जिस कारण वह कभी भी फट सकता है। तो फ्रेंड्स, जो ज्वालामुखी की फटने की जो प्रक्रिया होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कुछ गैसेज होते हैं, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसे मापा जाता है वैज्ञानिक विधि से कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन, अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज्वालामुखी की फटने की संभावना रहती है। तो ताल ज्वालामुखी एक राष्ट्र में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है जो समय समय पर विस्फोटों और भूकंपों से प्रभावित होता है, क्योंकि यह प्रशांत के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये है कि आप जब प्रशांत महासागर की तरफ हम अगर बात करें, भारत से अगर हम पूर्वी दिशा की ओर प्रशांत महासागर की कल्पना करते हैं तो वहाँ पे एक रिंग के जैसे कि आप देखोगे फिलीपींस, मनीला, ये सब जो एरिया है वो एक रिंग के रूप में है, एक जो द्वीप के समूह के रूप में है। और इन्हीं क्षेत्र में ज्वालामुखी की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं और ज़्यादा संख्या में यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और ये तीव्र भूकंपीय गतिविधियों का एक क्षेत्र भी है, इसलिए इस तरह की घटना यहाँ पे अक्सर देखी जाती है। तो फिलीपींस के सभी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इस ज्वालामुखी का नाम ताल है, जिसमें अभी विस्फोट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और ये किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये फिलीपींस से संबंधित है। और फिलीपींस चूंकि रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, उस रीजन में इस देश की अवस्थिति है, तो यहाँ पे ज्वालामुखी घटनाएं आमतौर पर देखी जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ओडिशा। ओडिशा राज्य ने अभी हाल ही में 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इससे ओडिशा में 1.46 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनके अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय कमेटी बैठक में कमेटी ने 5 बड़े उद्योगों को पूंजी निवेश के लिए मंजूरी दी और वर्ष 2030 तक उड़ीसा को भारत का स्टील हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब 5 बड़े उद्योग संयंत्र जो स्टील
इंडस्ट्री से संबंधित होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भारत का स्टील हब बन जाएगा। और इसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह 2030 तक इसकी समय सीमा निर्धारित है। तो फ्रेंड्स, इसमें याद रखना है वह कौन सा राज्य है जिसे 5 बड़ी स्टील प्लांट को औद्योगिक कंपनी को 5 बड़े औद्योगिक कंपनी को मंजूरी दी गई है हाल ही में, जो स्टील प्लांट के रूप में उसे विकसित किया जाएगा और भारत के स्टील हब के रूप में उड़ीसा को जाना जाएगा। तो वो स्टेट है उड़ीसा, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। तो फ्रेंड्स, एक हेनरी जो है ये हेनले नाम से एक संस्था है जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। तो अभी ये रिपोर्ट 2021 में आई है कि किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जिसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है और उसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा रूस। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार इसमें सही जवाब होगा जापान। जापान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स के अंतर्गत आता है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये हेनली के रिपोर्ट के द्वारा जो इंडेक्स जारी की गई है, उस रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें जापान के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है वर्ष 2021 के रैंकिंग के अनुसार। और इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट को संयुक्त रूप से कंबाइंड रूप से तीसरे स्थान पे रखा गया है। और वहीं अगर हम सबसे खराब पासपोर्ट में अगर हम गिनती करें तो वो 116वां स्थान पे यानी आखिरी स्थान पे है अफगानिस्तान। और सीरिया, इराक और पाकिस्तान ये सबसे खराब पासपोर्ट की श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर हम भारत के पासपोर्ट की बात करें तो ये 116 देशों की सूची में 90वें स्थान पर है। तो भारत का जो पोजीशन है वो 90th है, 90वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है भारत के संदर्भ में। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो है जापान का पासपोर्ट, ये आपको याद रखना है। इस तरह के रैंकिंग वाले, सर्वे वाले प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक अपने तरह का अनोखा रिकॉर्ड है कि 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो बॉल कंज्यूम किए हैं 278 गेंद, वो कौन से खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है यहाँ पे, पहला हाशिम अमला, दूसरा एबी डिविलियर्स, तीसरा ग्रीम स्मिथ और चौथा वर्नोन फिलैंडर। तो यहाँ पे सही जवाब मैं आपको बता दूँ वो है हाशिम अमला। ये जो रिकॉर्ड जिनके नाम हुआ है अभी हाल ही में, वो हाशिम अमला ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंदों को इन्होंने यूज़ किया है। और आपको बता दें कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 से कम के स्कोर के लिए एक बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे अधिक गेंद है। और हाशिम अमला ने 6 साल पहले भारत के खिलाफ ऐसी ही एक पारी खेली थी, तब उन्होंने 244 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 25 रन बनाए थे। और इस दौरान दूसरे छोर से एबी डिविलियर्स का उन्हें पूरा साथ मिला था। तब डिविलियर्स ने 297 गेंद पर 43 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया था। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह का अनोखा रिकॉर्ड है जिसे आपको याद रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम्स में ऐसा देखा जाता है कि जो सर्वोच्च स्कोर वाली जो बात होती है वो तो पूछी ही जाती है, लेकिन अगर प्रश्नों को कभी घुमा के पूछने की बात करें कि सबसे कम रन अगर हम देखें तो 37 रन बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा गेंद कंज्यूम करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, तो आपको हाशिम अमला का नाम याद रखना है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया और आशा करते हैं कि आप सभी इस सेशंस का काफ़ी भरपूर फ़ायदा उठाए होंगे और आपको ये 10 क्वेश्चन अभी ही याद हो गए होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे सर्कुलेट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे सेशन को ज्वाइन कर सके, देख सके और इस वीडियो से अपने तैयारी को एक सही दिशा देने में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम
टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ रोज आते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मैं हाजिर होऊंगा आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ डेली के डोज के नाम से। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।